हाँ, तो इनर्शिया, अ बॉडी विच इज हैविंग मास इज हैविंग इनर्शिया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है किसी भी अपनी रेस्ट को, अपनी स्टेट को चेंज करने से रोकने के लिए। अगर वो स्टेट रेस्ट ऑफ स्टेट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, अनटिल और अनलेस मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन ए बस, ठीक है, हम बस में बैठे हैं, तो अगर बस आगे की तरफ, अगर सडनली बस ब्रेक लगाती है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ एक बार धक्का लगता है उसको, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या इनर्शियल रेस्ट स्टेट में होती है और वो अपोज कर रही है बॉडी के मूवमेंट को, इसलिए हमें धक्का लग रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डोरमेट है, डोरमेट को मुझे साफ करना है और उसमें डोरमेट में बहुत सारी मिट्टी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स अपने आप से नहीं निकलते, तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक स्टिक लेना पड़ता है और उसको मार मार के डस्ट पार्टिकल्स को निकालना पड़ता है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इसमें स्टक है, इसका मतलब दे आर हैविंग इनर्शिया, उनकी इनर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। भाई डस्ट पार्टिकल्स के पास भी मास है ना, चाहे किसी भी अमाउंट में हो, कम हो या ज्यादा हो, बट दे आर मास, हैविंग मास। मासलेस तो नहीं है कोई चीज, कोई चीज ऐसी है मासलेस जो आप जानते हो, जिसके पास कोई मास नहीं है। थिंकिंग। क्या थिंकिंग? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास नहीं है, आप उस ऑब्जेक्ट का नाम बताइए। मैम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई भी नहीं है, ओके, मैं बता देती हूँ। लाइट, लाइट के पास कोई मास नहीं है, ठीक है। लाइट किस चीज से मिलके बनी? ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट मीन्स समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। मैम थिंकिंग हो गई ना हमारी सोच, उसके पास भी कोई मास नहीं होता बेटा, वो तो अलग हो गया ना मैम। क्या थिंकिंग की बात कर रहे हो आप? बेटा एक मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ मैं, मटीरियल जो होता है। थिंकिंग क्या मटीरियलिस्टिक है? वेव्स। वेव्स, लाइट, सबसे पहले आप लाइट के बारे में सुनो। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। ये आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि लाइट एक पैकेट में आती है, लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स। सुना है कहीं पे कि लाइट जैसे हमें दिखती है ना ऐसे ऐसे आती हुई, वो ऐसे नहीं होती है एक्चुअली। लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स में ट्रेवल करती है, ठीक है। और उस लाइट के एक पैकेट को मैं क्या कहती हूँ? फोटोन, फोटोन कहती हूँ, ठीक है। तो फोटोन, हम एक फोटोन से हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट एक एक फोटोन से मिलके बनी है। अब हम एक फोटोन की बात करेंगे तो एक फोटोन के पास कोई भी मास नहीं है, इट इज मासलेस, इट इज चार्जलेस। ना इसके पास चार्ज है ना इसके पास मास है, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग विच इज मासलेस इन दिस यूनिवर्स, दैट इज फोटोन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आप बात कर रहे हो, एक बच्चे ने बोला कि मैम ये ऑब्जेक्ट है क्या? अब देखो, आप जब 12th क्लास में जाओगे तो आप ड्यूल नेचर पढ़ोगे लाइट का, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर मतलब ये एक मटेरियल की तरह भी बिहेव करती है और ये एक वेव की तरह भी बिहेव करती है। जो हमारा फोटोन है, ड्यूल नेचर, मैटर मतलब मटीरियलिस्टिक भी है और वेव की तरह भी है, ये फ्लिप करती है, ठीक है। ये जो हमारे लाइट के जो प्रिंसिपल्स है, लाइट के जो ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है, ऑप्टिक्स के जो फिनोमिना है उनको भी सेटिस्फाई करती है और जो मटेरियलिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको भी सेटिस्फाई करती है। तो इट इज हैविंग ड्यूल नेचर, तो हम इसको वेव भी बोल सकते हैं एंड मैटर भी बोल सकते हैं। लाइट इज हैविंग बोथ काइंड ऑफ नेचर, वेव एंड मैटर, ठीक है। ये 12th क्लास में चैप्टर आएगा, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ओके। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द लाइट, ये था, ठीक है। अब इनर्शिया की बात कर रहे थे, लेकिन लाइट के पास तो मास ही नहीं है, तो क्या लाइट के पास इनर्शिया होगा? नो। बोलो, नहीं होगा। भाई लाइट क्या कभी ऐसे होता है कि रेस्ट स्टेट में है और हमें उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है कि भाई तू मूव कर? आपके पास अगर घर में भी स्विच है और घर में भी आपके पास जब आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट जलती है, ठीक है, आपके पास बल्ब है, तो क्या आपको ये लगता है कि उससे पहले जो हमारी लाइट थी वो रेस्ट स्टेट में थी?
लाइट एक्चुअली जो हमारे घर में जो लाइट जलती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वायर्स की फिटिंग है अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स उसमें तब भी फ्लो कर रहे हैं जब स्विच ऑफ है। अगर मैंने स्विच ऑन कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स मेरे डिवाइस तक आ जाएंगे, वो करंट डिवाइस तक आएगा, तब वो डिवाइस मेरा काम करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इनर्शियल प्रॉपर्टी ये होती है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने से रोकेगा। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। फर्स्ट लॉ भी मेरा यही कहता है, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैं इनर्शिया भी बोल सकती हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है न्यूटन का कि if an object is in motion or in uniform or in rest state, then it will not change its position until or unless I am applying some external force on it. ठीक है, समझ में आई बात? This was the introduction for the Newton's first law. Now second law क्या था भाई? कल जो भी क्लास में थे बोलो। सेकेंड लॉ न्यूटन का कोई बोल क्यों नहीं रहा है? Force is equals to mass into acceleration. Force is directly proportional to acceleration. Yes, and it came from here. F is directly proportional to dp by dt, rate of change of linear momentum. Rate of change of अब आपको मोमेंटम भी बताना पड़ेगा क्योंकि आप कल की क्लास में नहीं थे मोमेंटम में। मोमेंटम is the continuous motion of the moments. P is equal to mass into velocity. A body which is having mass and moving with velocity v, then it will कुछ राइड कर रहे हो, स्क्रीन स्टॉप हो गई है, दिख नहीं रहा कुछ। सबको नहीं दिख रहा क्या? Yes ma'am, screen मैम बस सेकंड लॉ लिखा हुआ है। बेटा एक सेकंड आप थोड़ा टाइम दो, ये इंटरनेट थोड़ा लैगिंग चलता है, आ जाएगा। ओके मैम। दिखा कि नहीं दिखा? नो मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज तो आ रही। ओके, वेट फॉर अ सेकंड देन। ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम हो जाता है, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑफलाइन में सही रहता है। दिखा कि नहीं? नो मैम। मैम आप स्लाइड आगे पीछे करके देखो, हो सकता है दिखा? ये लास्ट स्लाइड दिखी अभी? नो मैम। मैंने अभी लास्ट स्लाइड की है। मैम बस सेकंड लॉ लिखा हुआ दिख रहा है ब्लैक स्लाइड। ओके बेटा, ओके, एक मिनट। अभी दिख रहा है कुछ? नो मैम, अभी भी नहीं दिख रहा। अभी भी नहीं दिख रहा? अब? नो मैम, भी नहीं दिख रहा है। क्या करें? अभी ब्लैंक पेज दिखा आपको? नो मैम, नहीं दिख रहा है, कोई ब्लैंक पेज नहीं दिख रहा। बस वो सेकंड लॉ पे अटक गया क्या? यस यस मैम। अभी ये जो लास्ट स्लाइड मैंने की है ये भी नहीं दिख रही आपको? नो मैम। मैम सेकंड लॉ ही दिख रहा है बस। ओके, और मेरी पिक्चर आपको सही से दिख रही है? यस मैम, बस वॉइस भी क्लियर है। ओके, बस स्लाइड अटक गई है। यस ठीक है, अभी स्क्रीन दिखी है? जो भी स्क्रीन है अभी? मैम सिर्फ सेकंड लॉ दिख रहा है। अरे यार, क्या? मैम नहीं दिख रहा। बेटा एक सेकंड रुकना, मैं रिजॉइन करती हूँ, ठीक है? ओके मैम।
अब स्क्रीन दिख रही है आपको? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अरे अब हो गई। अब बोर्ड दिख रहा है ना? नो मैम कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे कैसे हो सकता है कुछ भी नहीं दिख रहा? वापस से भी शेयर कर लिया मैंने। मैम बस ए दिख रहा है, मतलब आपकी आईडी का, स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही। मैम थोड़ी देर में दिखता है शायद। हाँ हाँ वो ये थोड़ा टाइम लगता है। यस मैम। अभी क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? गूगल मीट। ओनली? यस मैम। बोर्ड दिखा अभी? नो मैम। मैम स्क्रीन दोबारा से रुक गई। एक मिनट मैं फिर से प्रेजेंट करती हूँ। अभी दिख रही है आपको स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। मैम लीव करके रीजॉइन कर ले। किया बेटा मैंने अभी। मैम वही हम लीव। मैम अब शो हो गया। अब हो गई? यस मैम दिख रही है। गॉड। अब बोर्ड दिख रहा है ना? ये वाली स्लाइड दिख रही है? यस ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रही थी? न्यूटन सेकंड लॉ। यस मैम मोमेंटम पर थे। हाँ बताती हूँ। इससे पहले मोमेंटम पढ़ते हैं। मोमेंटम इज कॉन्टिन्यूअस मोशन ऑफ मोमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल क्लास में बताया था कि आप एक बॉल को कैच करते हैं, तो अगर आप एक जगह पे एक पोजीशन पे हाथ को ऐसे रखते हैं और बॉल आप पकड़ रहे हैं, तो वो आपके हाथ को चोट लग सकती है, या फिर बॉल वापस से बाउंस करके नीचे गिर सकती है। लेकिन अगर आप बॉल को ऐसे पकड़ के और ऐसे इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो आप बॉल को अच्छे से कैच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं मूवमेंट्स का, कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आप उसका मोमेंटम बना रहे हैं। ठीक है, तो उस बॉल को आप कैच कर पा रहे हैं। इट इज कॉन्टिन्यूअस मोशन ऑफ मूवमेंट्स। और कोई भी बॉडी जिसके पास मास m है एंड दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v is obtaining the momentum and it is called linear because this is moving in a straight line. ठीक है, it is denoted by p and you can see there is a vector sign, so it is vector quantity. ठीक है, this is vector quantity. And Newton second law क्या कहता है कि force applied is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum. Rate of change क्या किससे डिनोट करते हैं? dp by dt. डिफरेंशिएशन होता है ना रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का, so that is directly proportional to f. एंड अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए f इज इक्वल टू k dp by dt. ठीक है, एंड p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, सो इट इज, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ d by dt into mv, so m is constant here, m is mass and m is constant. ठीक है, so m को मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होता ना, पता है ना आप लोग को. एंड dv by dt is a. dv by dt एक्सलरेशन क्या होता है? एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. So I can write it m into a. So from here Newton's second law is derived that force is equal to mass into acceleration. ठीक है, this is the Newton's second law. And what is Newton's third law? Everything has equal and opposite reaction. Yeah, Newton's third law is saying that
if you are applying a force to a body, that is action, and that body will also apply a force to on you in the opposite direction, that is reaction. ठीक है, तो अगर आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो वाला ऑब्जेक्ट भी आप पर एक वापस में फोर्स अप्लाई करेगा. जो मैं कर रही हूँ उसको एक्शन बोलेंगे और जो सामने से हमें मिल रहा है उसको रिएक्शन बोलेंगे. सो देयर इज अ पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. सो forces are in equal and opposite direction, equal in magnitude and opposite in direction. ठीक है, this was the Newton's third law. मैम स्क्रीन स्टक हो गई. कोई नहीं बेटा, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगी, चलेगी. मैम आप बोल दो, हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं. अच्छा, कितना ही मतलब लिख लिखोगे? लिया. अभी स्क्रीन दिख रही है ना? मैम सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिख रहा है. अभी ये वाली स्लाइड दिख रही है? यस मैम. ठीक है, ठीक है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है और नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, वेट एंड फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं आज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्पल्स? आपने कभी ये सुना है कि गुस्से में कभी इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं लेना चाहिए, इम्पल्स में कोई चीज करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो सही नहीं होती है? सुना है कभी ये वाली चीज? इम्पल्स मतलब क्या होता है मैम? हाँ, इम्पल्स मतलब, हाँ वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, इम्पल्स क्या होता है. उसी को मैं रिलेट कर रही हूँ आपकी जो डेली लाइफ है उससे. ये तो आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी कि इम्पल्सिव डिसीजन सही नहीं होते, इम्पल्स नहीं लेते. तो इम्पल्स का मतलब ये होता है कि बहुत कम टाइम में आप किसी चीज को बहुत ज्यादा, जैसे इम्पल्सिव डिसीजन की अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो आप गुस्से में हो, ठीक है, अब गुस्से में हमारा दिमाग शांत तो रहता नहीं है, तो जो भी हम डिसीजन लेंगे गलत लेंगे. और हमने मान लो बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो वो हमने उस डिसीजन को सोचने समझने में टाइम नहीं लिया. हमने क्या किया, एक सेकंड में ये चीज की कि मैंने कल ना ऐसे करना है, 10 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, लेकिन वो 10 घंटे हो नहीं पाएगी. लेकिन वो आपका इम्पल्सिव डिसीजन था कि आपने एक सेकंड में ये डिसाइड कर लिया कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा. अगर आप ये डिसाइड करते कि एक सेकंड में कि मैं 1 घंटे ही पढ़ाई करूंगा, दैट इज नॉट इम्पल्सिव रिएक्शन. बट अगर आप ये बोलो कि मैं एक सेकंड में आपने सोच लिया कि मैं अगले दिन 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो वो इम्पल्सिव डिसीजन हो गया. फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो शांति से, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता कि क्या होगा, और मान लो आपको किसी ने पीछे से आके एक धक्का मारा, ठीक है, और आपका ध्यान कहीं और है. मान लो आप सामने टीवी देख रहे हो और आपको पीछे से आके किसी ने धक्का मारा, तो सीधे आपका हाथ उठेगा वापस थप्पड़ मारने के लिए बिना सोचे समझे, क्योंकि वो आपका एक इम्पल्सिव रिएक्शन है, वो आपका एक नेचुरल रिएक्शन है कि आप देखोगे नहीं. मान लो हो सकते हो आपके पीछे आपके पापा हो, मम्मी हो, तो पापा मम्मी को तो नहीं मार सकते ना, लेकिन फिर भी एक बार हाथ ऐसा हो जाता है कि कोई भी हो, फिर समझ में नहीं आता. वो इम्पल्सिव डिसीजन होता है, वो इम्पल्सिव रिएक्शन होता है कि आपने बहुत कम टाइम में रिएक्ट कर दिया, ठीक है, दैट इज इम्पल्स. तो यहाँ पे इम्पल्स का मतलब ये है कि एक बहुत कम टाइम में, एक वेरी स्मॉल टाइम, आपने एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ फोर्स अप्लाई कर दिया किसी भी चीज पर, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. इट्स डेफिनेशन इज व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम. लार्ज फोर्स, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फोर्स आपने अप्लाई किया बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कैन है, एक बड़ी गाड़ी है मान लो, ठीक है, अब उस बड़ी गाड़ी को, वो खड़ी है, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें होती है, बुलडोजर वगैरह है, बुलडोजर और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को एक सेकंड में गिरा देती है ना. उनके पास क्या होता है, जैसे आपने अभी पिछले टाइम सुना होगा कि नोएडा में 2 बिल्डिंग्स को गिराया था, तो वो कैसे एक्सप्लोजन किया था वहां पे. तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए उनको सिर्फ कुछ सेकंड्स लगे थे. तो वो भी एक इम्पल्स हो गया कि एक बड़ी सी चीज पे आपने बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए. और वो अगर आप स्मॉल टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किसी भी चीज पे लगाते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है,
वो चेंज हो जाती है, क्योंकि फोर्स अगर हम किसी भी चीज पे लगाते हैं तो वो या तो अपनी शेप चेंज करेगा या अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। तो जैसे उस बिल्डिंग का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बिल्डिंग में क्या किया, एक एक्सप्लोजिव लगाया और 1 सेकंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इम्पल्स, ठीक है। अब अगर इसको मैं डिनोट किससे करती हूँ, आई से, ठीक है। I इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी, डी टी इज अ वेरी स्मॉल टाइम, और उस स्मॉल टाइम में मैं फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। और वो स्मॉल टाइम का मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि कितना स्मॉल है, तो मैं वहां पे क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन कर रही हूँ इसका, ताकि मुझे उसका पूरा एवरेज मिल जाए कि कितना मैंने वहां पे इम्पल्स लगाया। एक्चुअली ये है तो एक काइंड ऑफ फोर्स ही, जो कि हम टाइम के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, तो इसलिए उसको इम्पल्स बोलते हैं। सो T1 और T2 ये इसकी टाइम लिमिट्स है, और फोर्स लगाया मैंने इतने स्मॉल टाइम में, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। और F क्या होता है यहाँ पे, अब देखो F की वैल्यू पुट करो, F इज इक्वल टू dp बाई dt फ्रॉम द सेकेंड लॉ, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो? यस मैम, आ रहा है अच्छे से, आ रहा है ना, स्लाइड आपको दिख रही है, सब क्लियर है ना अभी? यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, तो dp बाई dt मैंने यहाँ पे पुट किया, अब यहाँ पे dp बाई dt लिखो, dt से dt कैंसिल, सो इम्पल्स क्या हो गया, बेसिकली क्या बचा, dp। dp क्या है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम, p मोमेंटम है ना, dp है मतलब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर, सो dp इज चेंज इन मोमेंटम। सो बेसिकली इम्पल्स क्या रिजल्ट दे रहा है मुझे, दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। अब इम्पल्स को मैं कैसे ड्राइव कर सकती हूँ, I इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी, यही था ना फॉर्मूले से आपने देखा। अब किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, थर्ड क्वांटिटी देगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया जो भी होगा वो मैं थर्ड क्वांटिटी देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ AT की, AT है, ठीक है, और ये एक कर्व है, तो इसका जो ये एरिया मुझे क्या क्या देता है बताओ, ये वाली चीज आपको क्या बताएगी, बताओ भाई। नहीं पढ़ा आपने? हाँ नहीं आया। अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो, अब फोर्स इनटू टाइम की बात करो। तो जब मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, और उसके अंदर जो भी उसके अंडर एरिया है, दिस एरिया विल रिप्रेजेंट इम्पल्स, ये इम्पल्स को बताएगा, ठीक है। इम्पल्स का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स इज एरिया अंडर द कर्व इन FT ग्राफ। FT ग्राफ में ये हमें इम्पल्स मिलता है, एरिया अंडर द कर्व। फॉर एग्जाम्पल this is the question, a batsman knocks back a ball straight in the direction towards the bowler without altering its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, calculate the impulse imparted to the ball. ठीक है, एक बैट्समैन है, वो खेल रहा है, अब उसने बॉल को हिट किया, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, और वो बॉल क्या है, बॉलर की तरफ वापस आ गई, बॉलर की तरफ वापस आई तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी से बॉलर तक गई, बॉलर से फिर वो वापस आ गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इज -12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आई थी। और मास यहाँ पर कितना है बॉल का, 1.15 kg। तो हमें यहाँ पर इम्पल्स काउंट करना है कि इम्पल्स कितना हुआ। अब इम्पल्स को अगर आप न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में आपको इम्पल्स निकालने के लिए एक चीज पता होना चाहिए, दैट इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, PF माइनस PI, क्योंकि यही तो आया था मेरा, इम्पल्स इज DP, है ना, DP का मतलब चेंज है, तो PF माइनस PI में लिख सकती हूँ ना। सो PF क्या है, फाइनल वेलोसिटी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज V, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज U। मास को मैंने कॉमन आउट ले लिया, V माइनस U, मास कितना था 0.15 एंड V इज -12 एंड U इज ऑल्सो -12, सो -0.15 into 24, so it's
इम्पल्स इज -3.6 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर द इम्पल्स फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों है भाई? कोई बताएगा ये नेगेटिव क्यों आया? मैम क्योंकि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या बताओ, बोलो कोई तो। PF और PI समझ नहीं आया आपने क्यों कैसे लिया? और -12 तो -24 होगा ना, इसीलिए नेगेटिव का साइन आया। अच्छा, ये एक बच्चे ने पूछा कि मैम PF और PI क्या होता है। बेटा ये मैंने बताया, इम्पल्स को मैंने लास्ट स्लाइड में, इधर देखो, यहाँ पर इम्पल्स मेरा क्या आया था, DP, दिस इज DP, I इज इक्वल टू DP। इस फॉर्मूला से F डॉट dt था, F को मैंने dp बाई dt रखा था, dt से dt कैंसिल आउट, सो I was इक्वल टू dp। d कहां पर लगाते हैं? जहां पर किसी चीज में डिफरेंस होता है। तो मैं इस dp को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, pf माइनस pi, और p2 माइनस p1 भी तो लिख सकती हूँ ना। डिफरेंस ही तो बताना है मुझे जनरली, वही तो इम्पल्स को बता रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में यही कर रहे हैं हम कि इम्पल्स मुझे फाइंड आउट करना है, मोमेंटम है, दिस इज डिफरेंस इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल। फाइनल मोमेंटम में हम फाइनल मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी लेंगे। फाइनल वेलोसिटी वाज -12 मीटर पर सेकंड एंड इनिशियल वेलोसिटी वाज 12 मीटर पर सेकंड। अब मैंने जस्ट इसको फॉर्मूला में पुट किया, मास को मैंने कॉमन आउट लिया, ब्रैकेट में v माइनस u, v वाज -12, u वाज -12, मल्टीप्लाई किया, दिस इज -3.6 न्यूटन सेकेंड। अभी समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को भी कोई डाउट? यस और नो बोलने में क्या जा रहा है तुम लोग का? तो मैम हाँ, सिमिलरली सेम क्वेश्चन हियर। A golfer hits a ball of mass 45 gram at a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। एक गोल्फर है जो गोल्फ खेलते हैं, उनके पास एक बॉल है, उसका मास है 45 ग्राम, ठीक है, और एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड है। अब एट ए स्पीड पे मैं इसको इनिशियल स्पीड लूं या फाइनल स्पीड लूं? इनिशियल और फाइनल क्या कहती है पब्लिक? बाकी लोग मैम क्या बोला? अभी तक इसको ये नहीं पता क्या बोला, क्या कर रहा था भाई तू? लेंगे मैम, क्योंकि इनिशियल मैम नेटवर्क नहीं चल रहा है यहाँ पे। ना। हाँ, अगर ये बोला होता दैट गोल्फर इट्स ए बॉल ऑफ 45 ग्राम विद ए स्पीड ऑफ, विद लिखा होता, इट मींस इट इज इनिशियल वेलोसिटी। एट ए स्पीड का मतलब दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब उसको उतनी स्पीड देके ही जो बॉल जो मेरी जाके रुकेगी वो उसी स्पीड के साथ रुकेगी 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इनिशियली तो मेरी बॉल क्या थी? रेस्ट स्टेट पे थी, तभी तो वो उसको हिट करेगा, वो जमीन पे रखी हुई थी ना, तब उसको हिट किया। तो इनिशियल स्पीड इज 0 एंड फाइनल स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड द गोल्फ क्लब इज इन कॉन्टेक्ट विद द बॉल फॉर द 3 सेकेंड। वो जो गोल्फ जो उसके हाथ में था वो 3 सेकेंड के लिए उसके टच में था। अब बताओ कि एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द क्लब ऑन द बॉल, कि एवरेज फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। एवरेज फोर्स क्या होता है भाई? F इंटू dt T1 टू T2, ये एवरेज फोर्स है, ठीक है, ये एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है। एवरेज किसी चीज का हम कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज पता है ना कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। और यहाँ पर एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं, F डॉट dt, और T1 और T2 टाइम के साथ जो भी फोर्स में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम सम अप कर लेंगे विद इन द लिमिट्स, देन दैट विल बी नोन एज एवरेज फोर्स, ठीक है। अब F इज इक्वल टू P बाई T होता है, ये हमें पता है, dP बाई dt होता है ना। तो यहाँ पर dP बाई dt, दिस इज मोमेंटम एंड दिस इज टाइम। तो dP बाई dt मतलब चेंज इन द मोमेंटम डिवाइड बाई चेंज इन द टाइम, बट चेंज इन द मोमेंटम है मेरे पास चेंज इन टाइम, मतलब टाइम तो मुझे 3 सेकेंड फिक्स है। सो dt इज 3 सेकेंड एंड dP इज चेंज इन मोमेंटम।
सो mv by minus mu, मतलब दिस इज फाइनल मोमेंटम एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम के लिए मास तो सेम ही है, इनिशियल फाइनल स्पीड लेंगे दैट इज 40 एंड इनिशियल स्पीड इज 0. इसको आपने पुट किया दैट इज 0.045 इंटू 40 डिवाइड बाई 3 और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.015 इंटू 40 एंड दैट विल बी 0.6 न्यूटन. दिस इज द एवरेज फोर्स. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? अरे बोलो. Yes. यस मैम. Yes, ma'am. तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? Now there is a next question that a force time graph. ये force और x-axis पे time. Force time graph is given in this shape. Find the linear momentum gain between 0 to 8 second. 0 से 8 सेकेंड के बीच में इसने कितना लीनियर मोमेंटम गेन किया है वो मुझे निकालना है. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था एफ टी ग्राफ से मुझे क्या मिलता है? इम्पल्स मिलता है. इसकी जो कर्व आएगी वो मुझे क्या देगी? इम्पल्स देगी. और एरिया अंडर द कर्व ये मुझे इम्पल्स बताएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मोमेंटम पूछ लिया तो ये प्रॉब्लम नहीं हो गई? हाँ कि ना? यस मैम. यस मैम. लेकिन आपको पता है कि इम्पल्स बेसिकली होता क्या है? इम्पल्स तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ही होता है ना. Yes, ma'am. चेंज इन मोमेंटम. और ये बोल रहे हैं गेन्ड बिटवीन. गेन का मतलब है कि पहले कोई कुछ चीज और थी उसको गेन करके वो चीज ज्यादा हो गई है ना. तो मतलब चेंज आ रहा है ना. इनिशियल स्टेट पे मोमेंटम कुछ था लेकिन फाइनल स्टेट पे मोमेंटम कुछ है तो गेन किया है उसने 0 से 8 सेकेंड के बीच में. ठीक है, तो इसका मतलब वहां से चेंज आ रहा है. फाइनल माइनस इनिशियली करना है हमें. ठीक है, एग्जैक्टली इसमें पूछा इम्पल्स ही है लेकिन वो दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया दैट द लीनियर मोमेंटम गेन्ड बिटवीन 0 to 8 सेकेंड. तो हमें ये निकालना है. और मैंने बताया था कि एफटी ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें इम्पल्स देगा एंड इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम. अब हम क्या करेंगे? एरिया निकालना है सिंपली. हमें पहले इस वाले का एरिया निकाल लेंगे, फिर ये वाले रीजन का निकालेंगे, फिर ये वाले रीजन का एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है? फ्रॉम, अब हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे 1, 2 and 3. सो इन फर्स्ट सेगमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड दिस इज 0. अब ये टाइम एक्सिस है. 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना है? ये वाली कर्व है. दिख रहा है ना आपको? अरे दिख रहा है ना? यस मैम. ओके, बीच बीच में बोलते रहा करो, मुझे ऐसे लगता है कोई है ही नहीं फिर क्लास में. सो A1 पहले ये वाला एरिया निकालेंगे. A1 में क्या है? अब ये देखो ये फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल है. अगर मैं देखूं दिस इज 1 क्वाड्रेंट, दिस इज 2 क्वाड्रेंट, दिस इज 3rd क्वाड्रेंट एंड दिस इज 4th क्वाड्रेंट. तो ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है ना. सो ये सर्कल का 4th पार्ट है. सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 4th पार्ट है उसका तो पाई आर स्क्वायर बाई 4. और रेडियस यहाँ पर क्या है सर्कल की? 0 से 2 मतलब 2 है. सो पाई आर स्क्वायर बाई 4 और आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4. तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा? ओनली पाई. और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसलिए ये माइनस पाई. सिमिलरली फॉर द एरिया 2 से सेकंड के लिए कैसी शेप बन रही है? सेमी सर्कुलर बन रही है. ये सेमी सर्कुलर शेप है ना भाई? Yes, ma'am. है ना? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल के लिए. तो 2 हो गया. यहाँ पर भी रेडियस कितनी है? 2 ही रहेगी. ठीक है, 2 से 4 के बीच में 2 का ही डिफरेंस है तो रेडियस यहाँ पर 4. तो यहाँ पर 4 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई. और ये अपवर्ड साइड है, पॉजिटिव एक्सिस में है तो दिस इज पॉजिटिव. एंड फॉर थर्ड दैट इज 6 to 8 सेकेंड. पूछा इसमें 0 से 1 सेकेंड के लिए, 8 सेकेंड के लिए. तो हम क्या करेंगे? पार्ट बाय पार्ट चलते जाएंगे. जो भी हमारे पास एरिया गिवन होगा उनको फाइंड आउट करेंगे और ऐड कर देंगे सबको. तो A3 कितना हो गया? ये भी एक 4th क्वाड्रेंट बन रहा है, मतलब 4th पार्ट बन रहा है सर्कल का दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4. यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस पाई.
तो -पाई एंड अब इन सबको हम कर देंगे ऐड, -पाई प्लस 2 पाई एंड -पाई, तो -पाई -2 पाई प्लस 2 पाई दैट इज इक्वल टू 0। तो इसने क्या किया, इसका आंसर 0 है, इसमें कोई भी लीनियर मोमेंटम गेन नहीं हुआ है। इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम इज 0, सो देयर इज नो इम्पल्स इन दिस डायग्राम। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं अगर हमें ग्राफ गिवन हो। तो ग्राफिकल मेथड से आपको क्या करना है, जो भी एरिया गिवन है, मतलब जो भी कर्व गिवन है उसका आपको एरिया निकालना है। नीचे की तरफ वो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव हो जाएगा, सबको ऐड कर देना है। अब मान लो यहाँ पर ऐसे गिवन होता, ट्राइंगल्स गिवन होती, ट्राइंगल में क्या करते, ट्राइंगल का एरिया निकाल देते, सिंपल है ना। इसका एरिया निकालते, इसका एरिया निकालते, इसका नेगेटिव आ जाता, इसका पॉजिटिव आ जाता, उनको ऐड कर देते। ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता वो मेरा क्या हो जाता, इम्पल्स हो जाता। क्लियर? यस मैम। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग। बोलो भाई। मैम ये 0 2 और 2 से ये सब नहीं समझ आ रहा जो आपने लिखा, ये t बराबर 0 2 2 6। हाँ, 0 से 2 सेकंड के लिए आपको समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया? यस मैम। ओके बेटा, आपको ये दिख रहा है, ये वाली चीज दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, जो भी इसमें बना हुआ है एफटी ग्राफ में मुझे सबका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपको -2 से 2 की ये वाली लाइन दिख रही है, ये एक सर्कल का 4th पार्ट है। ये एक सर्कल बन रहा है पूरा, मान लो ये है एक सर्कल पूरा, ऐसे बनेगा ना। ठीक है, तो जो ये शेडेड एरिया है ये सर्कल का 4th पार्ट है। तो इसका सर्कल का 4th पार्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का πr²/4, क्योंकि 4th पार्ट है तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर रेडियस कितनी है सर्कल की, 0 से 2, सो रेडियस इज 2 हियर। तो 0 से 2 सेकंड के लिए मेरा पार्टिकल कहाँ गया, 0 से 2 सेकंड के लिए मैं इसकी बात कर रही हूँ। 0 से 2 सेकंड के लिए ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नीचे वाली। ठीक है, इतना फोर्स इसमें लगा है इस टाइम के लिए। तो इसका मैंने एरिया निकाल लिया, πr²/4, r was 2, तो इसका एरिया आ जाएगा -5। सिमिलरली फॉर दिस सेकंड पार्ट, दिस इज अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल सर्कल का सेकंड पार्ट होता है, मतलब उसका हाफ पार्ट है, तो πr²/2 हो जाएगा, जैसे इसमें 4 हुआ था क्योंकि 4th पार्ट था। सो दिस इज हाफ पार्ट, तो यहाँ पर r की वैल्यू सेम 2 रखेंगे तो 2 पाई। सिमिलरली फॉर द थर्ड पार्ट r की वैल्यू रखेंगे 2, तो देन इट इज -पाई, दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -पाई एंड दिस इज 2 पाई। सो 2 पाई पॉजिटिव एंड -2 पाई नेगेटिव, देन इट विल बी 0। अब समझ आया? अभी भी डाउट है? मैम इसमें क्वेश्चन है, हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है ना? हाँ बेटा, लीनियर मोमेंटम मैंने बताया एफटी ग्राफ में जो भी आपको कर्व बनी हुई मिलेगी उसके अंडर जो एरिया होगा वो मुझे इम्पल्स देगा। दिस एरिया अंडर द कर्व इज गिविंग इम्पल्स, एंड इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, तो बेसिकली इम्पल्स मोमेंटम ही तो है, तो मुझे यहाँ पे मोमेंटम फाइंड आउट करना है, और वो एरिया अंडर द कर्व है, वो मैंने कर लिया, सिंपल। अभी भी कोई डाउट है? मैम ये -a1 = -पाई कैसे आया? पाई कैसे आया बेटा, आपको ये मैं फिर कलर चेंज कर लेती हूँ। आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। तो आपको ये वाला सर्कल दिख रहा है? हाँ है ना? ये सर्कल, मम्मी गेट बंद कर, ये एक पूरे सर्कल का 4th पार्ट है। ठीक है, और ये Yes, नेगेटिव डायरेक्शन में है,
अब मुझे यहाँ पर एरिया निकालना है, जो भी शेप्स मेरे पास गिवन है उनका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया मैं निकालूंगी, ये फोर्थ पार्ट है, तो जो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे उसका एक क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आप बोल, अगर आपको ये डाउट है कि मैम ये माइनस कैसे आया, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस वाई एक्सिस पे है, इसलिए ये माइनस आया। ठीक है, और यहाँ पर आर की रेडियस यहाँ पर 2 है। अब इस सर्कल की रेडियस ये 0 था, 0 से 2 तक ही है ना इसकी रेडियस, तो रेडियस 2 मैंने यहाँ पे पुट करी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, एंड वहां पर क्या बचेगा माइनस पाई, पाई इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज द पाई एंड दिस इज नेगेटिव बिकॉज इट इज इन माइनस वाई एक्सिस। सिमिलरली फॉर द थर्ड सेक्शन में भी सेम टू सेम, इट इज ऑल्सो इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये माइनस पाई आ जाएगा। और ये सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रखेंगे, दैट इज 4, तो वहां पर 2 पाई बचेगा। ओके, अब इन सबको ऐड करेंगे तो पी नेट इज 0, मतलब देयर इज नथिंग gained in the momentum, so impulse is 0 because change in the momentum is 0। अभी भी कोई डाउट है? मैम जैसे आपने कहा 2 से मतलब 2 से x लेंगे तो वो उसकी रेडियस है, यहाँ पे हम 2 से 0 से 4 तक ले जाएंगे तो हमारी रेडियस हो जाएगी, फिर 0 से 6 तक ले जाएंगे तब हमारी रेडियस होगी, तो ये 2 से 6 तक कैसे गया? बेटा मैंने इसको डिवाइड कर लिया अलग अलग पार्ट में। पहले मैंने 0 से 2 के लिए अलग से एरिया निकाल लिया, फिर मैंने 2 से 6 के लिए अलग से एरिया निकाल लिया, 6 to 8 के लिए मैंने अलग से एरिया निकाल लिया, ये किया है। ओके मैम। अभी भी तो आपको क्लियर नहीं है? पूछो क्या क्लियर नहीं है, पूछो पूछो पूछो। वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं है, कितनी भी बार पूछ सकते हो, बट क्लियर होना चाहिए। ये रेडियस की बात समझ में आ रही थी बस। हाँ, ये अब आपने क्लियर है? कैसे किया? हाँ, अब Yes, क्लियर है, ma'am. सबको Yes, क्लियर है गाइस, एवरीवन? किसी को भी यहाँ पे डाउट है? हाँ पूछो। तो अगर आगे भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें हमें तीनों का एरिया निकाल के मतलब जितना भी एरिया दे रखा है उसको प्लस करना है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ग्राफ वाला आता है तो उसमें हमें एरिया निकाल के उसको ऐड करना है ना? एग्जैक्टली सेम मैंने बताया ना, अगर आपको ट्राइंगल भी गिवन है तो भी आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है इम्पल्स अगर पूछे तो यहाँ पर एफटी होना चाहिए, एफटी ग्राफ के ही जो कर्व बनेगा उसी का एरिया हमें इम्पल्स देगा। अगर यहाँ पे ट्राइंगल बनी है, अगर यहाँ पे ट्रिपेजियम बन जाती है तो आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव करना है और बाकी सबको जोड़ देना है। अगर यहाँ पर ऐसा मेरा कुछ भी बन रहा है तो आपको क्या करना है, उसका एरिया निकालना, सिंपली आपको एरिया निकाल के ऐड कर देना, दैट्स इट। इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। अब क्लियर है? अरे बच्चा पार्टी सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है? मैम सुन रहे हैं। यस मैम। सुन रहे हैं तो इतने भाई मरे मन से क्यों बोल रही है मैम सुन रहे हैं? मैम बस सुन ही रहे हैं। तो बेटा आप सुनने के लिए ही आए हो, बोलने के लिए मैं हूँ। आप मेरे से डाउट पूछो, कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? क्लियर ही समझो मैम। मैम पता नहीं क्लियर चलता। समझो क्या मतलब है? आप बोलोगे तो क्लियर समझूंगी, ऐसे अब बाय डिफॉल्ट थोड़े ना समझ लूंगी। हर चुप्पे का मतलब हाँ नहीं होता। मैम फिर क्या बोले? ऐसे बोलो यस मैम नो मैम, बोल के क्लियर करो। आपकी खामोशी का मतलब मैं क्या ही समझू, बताओ। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रही हूँ। ठीक है, आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है। नहीं हो तो आप मेरे से मैसेज करके और भी कितना भी दिमाग खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। नाउ देयर आर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप्स। ये आपको पता है 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही? प्लीज डोंट टेल मी। अब आ रही है? वही वाला क्वेश्चन आ रहा है।
आएगा आएगा, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो। आया? नो मैम। स्क्रीन आपको आ रही है कि नहीं आ रही है? नो मैम। नो मैम। अभी क्या दिख रहा है आप लोग को? मैम वही वाला क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैम चेंज Yes, कर मैम, दिया, आ गई। हो गया मैम। हो गया? अभी दिख रहा है? फोर्सेस दिख रहे हैं? यस, वेरी Nuclear गुड, force, gravitation force, electromagnetic force और weak force। वेरी गुड, वेरी गुड। सो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? देखो नेचर में 4 तरह के फोर्सेस हैं, और इसके बाद जो भी हम फोर्सेस पढ़ते हैं वो सब इनके अंडर आते हैं, ठीक है? सो देयर आर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर, दीज आर फील्ड फोर्सेस, जिनको हम फील्ड में फील कर सकते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। अब न्यूक्लियर फोर्सेस, जैसे आपको न्यूक्लियर से पता चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक न्यूक्लियस की कितनी एरिया होता है, कितना रेडियस होता है आपके हिसाब से? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। सोच के देखो कितनी छोटी है, -15। इसको फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी भी बोलते हैं और फेम्टो भी बोलते हैं, फेम्टोमीटर। -15 जो होगा, ठीक है? तो एक न्यूक्लियस की रेडियस इतनी छोटी होती है, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे हैं ना, पता है ना आपको? एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज है, और सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी एक फोर्स है जो उनको वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा है। एक फोर्स है, वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, जो इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? बाहर इलेक्ट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब वो इस इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटॉन्स को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक अट्रैक्ट करें तो एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ये वाला फोर्स है प्रोटॉन्स के अंदर, और ये क्यों नहीं जाके मिल रहा है आपस में? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके अंदर एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर पोजिशनिंग देयर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रही हूँ सर्कुलर मोशन में, तो वो ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर से दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? वो गिर जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये जो प्रोटॉन्स के बीच का जो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ज्यादा डीप में ना जाके आप इतना समझे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनके बीच का जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। दैट्स इट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में जो भी अर्थ है, जिस भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है, या फिर आप यूनिवर्सल की बात करते हो तो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो आपको पता ही है यूनिवर्सल लॉ पता है ना ग्रेविटेशन का, कि अगर मैं यहाँ पे हूँ और एक जुपिटर प्लेनेट है, तो मेरे और जुपिटर प्लेनेट के अंदर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन वो इतना ज्यादा है क्योंकि जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है, मेरा मास बहुत कम है, तो मेरा मास जुपिटर के कंपैरेटिवली बहुत कम है। ओ माय गॉड, कुछ काटा मुझे, बहुत कम है, तो वो क्या करता है? उसको नेग्लेक्ट कर देगा मेरे उसको फोर्स को। तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल है, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल, और ये फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड। हम एक ग्रेविटेशनल फील्ड में रह रहे हैं ना, अर्थ इज ए ग्रेविटेशनल फील्ड, तो दिस इज कॉल्ड ए फील्ड फोर्स। नाउ देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं? अब देखो, हर एक ऑब्जेक्ट एटम से मिलके बना है ना? जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं इस यूनिवर्स में, वो एटम से मिलकर बना है। एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे एटम्स हैं। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर मेरे कांटेक्ट में आते हैं, आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं,
तो वो क्या कर रहे हैं, चार्जेस का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, टच में आ रहे हैं तो वो चार्जेस का ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने हथेली को रब करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एटम्स है और वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हीट जनरेट हो रही है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स are coming in the touch with each other, they transfer the atoms and electrons, then it will create a force that is called electromagnetic force. Number 4 is weak forces. Weak forces का मतलब क्या होता है, weak दिख रहा है पहले आपको, ठीक है। अब weak forces आपने पढ़ा है 9th क्लास में एटम में, कि जो एटम होता है वो सबसे, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सबसे छोटे पार्ट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं ना इनको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा है कि इससे आगे हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, दीज आर द लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन नेचर में ऐसा है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो, जिनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलके प्रोटॉन बनते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं, ये बहुत मास्टर्स लेवल पे आता है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये भी किसी चीज से मिलकर बने हैं और उनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। और वो क्या क्या हो सकता है, लैप्टॉन्स हो गए, हेड्रॉन्स हो गए, ग्रेविटॉन्स हो गए, फोटोन हो गए, फोटोन भी मेरा इसी में आता है, ठीक है, ग्रेविटोन हो गए। ये आपको पढ़ने को बहुत बाद में मिलेगा अगर आप फिजिक्स में ही आगे जाते हो, लेकिन अभी मेरा ये बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है, एंड जिन पार्टिकल्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं उनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, और उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। या सब चला गया, ऊपर से चला गया तो बता दो, फिर ले आएंगे नीचे। मैम हैंड जब करने से एटम पर ट्रांसफर कैसे होता है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। थोड़ा थोड़ा समझ आया मैम। थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा, ये थ्योरी है ना, आप बस ये सुन लो, रिलेट बाद में कर लेना, मतलब सुन लोगे ना, बाद में कभी ये चीज कहीं पर पढ़ोगे तो आपको ये चीज जरूर याद आ जाएगी कि क्या है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वीक फोर्स, जैसे आपको न्यूक्लियर फोर्स समझ में आ गया होगा आराम से, ग्रेविटेशन भी समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ गया होगा, बस वीक फोर्सेस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। वीक फोर्सेस में इसलिए क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत नहीं है और आपको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवा दी है आपके करिकुलम में, ठीक है। बट आप वीक फोर्सेस पढ़ ही रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लगता कहाँ पर है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि वीक फोर्सेस लगते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल जिनसे मिलके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री कहते हैं और उनके बीच का जो फोर्सेस होता है दैट इज कॉल्ड वीक फोर्सेस, ठीक है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत वैसे है नहीं, इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की। तो कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, फील्ड फोर्स। अब जैसे ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इनमें हमें ग्रेविटेशन में ऐसे जरूरी थोड़े है कि हमें अगर अर्थ से हम टच हो रहे हैं तभी हम पे ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं हवा में भी हूँ तब भी वो मेरे पे लग ही रहा है उस टाइम पे, तो वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आ गया। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर नोन एज फील्ड फोर्सेस। सो इट्स डेफिनेशन इज forces which act as a distance by interaction of the object with the field produced by the another object। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट मेरे डिस्टेंस पे हैं, they are not in touch but still they are attracting towards each other because they are in a field। वो अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सुना है ना? यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सुना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं सुना। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अगले साल सुन लोगे, बहुत जल्दी सुनने वाले हो, आपको पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड 12th क्लास में। तो मैं बता रही हूँ कि फील्ड के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि एक मेरा चार्ज रखा हुआ है, चार्ज अपने सराउंडिंग में अपनी एक टेरिटरी को मार्क कर लेता है, मतलब अपना एक एरिया बना लिया उसने। अब जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कि हम अपने घर पे हैं, ठीक है, तो जो हमारे घर पे हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, और घर पे हम कंफर्टेबल इसलिए रह रहे हैं क्योंकि जो हमारे आसपास का जो एरिया है वो हमारी खुद की फील्ड है। जैसे हम किसी रिलेटिव के घर पे जाते हैं, लेकिन हम वहां पे ज्यादा दिन रुक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम, मतलब जो अपने घर की बात होती है वो तो नहीं आती ना रिलेटिव के घर पे, क्योंकि वो हमारी फील्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद के घर पे हूँ, सपोज आई एम ए चार्ज, और ये घर मेरी क्या हो गया, फील्ड हो गया, ठीक है, तो वो क्या अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अदर फैमिली मेंबर्स आर देयर, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो अदर फैमिली मेंबर्स है, उन पे भी उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हम सब एक फील्ड में रह रहे हैं, हम अपनी एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही चार्ज भी अपनी एक फील्ड क्रिएट करता है कि उसका इफेक्ट दूसरे चार्ज पर कहाँ तक पड़ेगा, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि मैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा कि मेरे पास एक मैग्नेट है, और एक मैग्नेट का एक पीस है मेरे पास, और एक आयरन पीस है, तो आप उसको यहाँ तक ले आए हो, लेकिन आपने उसको टच नहीं किया है अभी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी तरफ जा रहा है, लेकिन आपको वो रोक के रखना पड़ रहा होगा। हुआ होगा ना ऐसा कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो टच तभी होगा जब आप करने दोगे, लेकिन वहां पर एक फोर्स लग रहा है उस पे, आयरन पीस पे मैग्नेटिक पीस जो है वो एक फोर्स लगा रहा है। तो अब वो फोर्स लगना तब शुरू हो गया जब वो उसकी फील्ड में आ गया, दिस आयरन पीस वो उसकी फील्ड में आ गया, तो वो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये देखो, यहाँ तक ये टच में तो नहीं है तो अलग अलग ही, लेकिन स्टिल ये एक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस फील्ड को मैं क्या बोलती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बोलती हूँ, ठीक है। और वो नॉन कॉन्टेक्ट होता है, फील्ड मतलब एक उसका एरिया है जहां पर वो टच एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रहे, बट स्टिल दे आर मेकिंग एन इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई? इतनी लंबी लंबी कहानियां सुना रही हूँ, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, दिस इज वेरी बैड। यस मैम, आया। आया? किसी को भी कुछ भी डाउट है पूछ लो। Now there are contact forces, non-contact पढ़ लिया, there are contact forces which are transmitted between the bodies by short range molecular interaction when two objects come in the contact। अब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, मान लो एक मेरे पास टेबल है, टेबल पे मैंने एक बॉक्स को रखा, अब बॉक्स और टेबल दोनों एक दूसरे के टच में है, ठीक है, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब दोनों क्या करेंगे, वहां पर मॉलिक्यूलर, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट टच में है, कांटेक्ट में है, इट मींस दे आर इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब उसमें मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन हो रहा है। अभी मैंने बताया था ना कि मैंने अगर अपनी हथेलियों को मैं रब कर रही हूँ तो वो हीट अप हो रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है। ऐसे ही कांटेक्ट फोर्स में जब दो ऑब्जेक्ट टच में आते हैं शॉर्ट रेंज, मतलब बहुत ही कम रेंज में, तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने अगर एक टेबल पर एक बॉक्स को रखा है, तो वो टेबल जो है उस बॉक्स पर एक फोर्स लगा रही है, और वो बॉक्स है वो उस टेबल पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सो दीज टू फोर्सेज आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेज। ये हम आगे और पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है पिक्चर, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट। वैसे आपको इसको नाम से भी समझ जाना चाहिए, नॉन कांटेक्ट मतलब वो फोर्सेज जो बिना कांटेक्ट के भी एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, कांटेक्ट फोर्सेज वो जब दो ऑब्जेक्ट मेरे एक दूसरे के कांटेक्ट में है तब फोर्सेस जो क्रिएट हो रहे हैं उनको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ कि ना? यस मैम। भाई तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? यस मैम। अब थिंग इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? अब जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था कि ये मेरी टेबल है, ठीक है, टेबल पे मैंने बॉक्स को रखा है, टेबल इस पे एक फोर्स लगा रही है अपवर्ड। नॉर्मल फोर्स वो होता है जो परपेंडिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट में लगता है। नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स exerted by the surface to prevent solid object from passing through it। मतलब कि नॉर्मल फोर्स वो फोर्स है कि वो ऑब्जेक्ट को अपने थ्रू पास नहीं होने दे। अब मान लो ये टेबल पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स इसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी होगा जब इसका वजन ज्यादा हो जाएगा इससे, तो ये नीचे भी गिर जाएगा, टेबल टूट जाएगी, है ना।
तो जब तक ये उसको नीचे गिरने से रोक रहा है, ये टेबल इस बॉक्स को जब तक नीचे गिरने से रोक रही है, वो जो फोर्स लगा रही है उस बॉक्स पे, उस बॉक्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। और आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि नॉर्मल फोर्स का मतलब ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट टच में है एक दूसरे के, कांटेक्ट में है एक दूसरे के, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रेस करते हैं। दे आर इन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, ठीक है, वो एक दूसरे को प्रेस करते हैं। तो वो ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर, एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, उसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, टेबल पे बॉक्स रखा हुआ है, तो टेबल जो है बॉक्स पे फोर्स लगा रही है, और बॉक्स है वो टेबल पे फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, एंड दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ओनली एक्ट्स इफ टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे तभी वो लग सकता है। और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर ये बॉक्स है तो इस पर नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। अगर आप कहीं पर ये देखते हैं, ऐसे कुछ देख रहे हैं, तो इट मींस वहां पर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं ना, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, तो वहां पर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। लेकिन नॉर्मल फोर्स हमेशा हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है, ठीक है। समझ में आई ये बात? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। सिर्फ दो ही बच्चे बोल रहे हैं। यस Yes. मैम। यस मैम। क्लास में Yes, 20 वाले सब मैम बोलो एक क्लास बार ओवर जोर कर दो। से, यस मैम। यस मैम। क्लास यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, एक ही बार बोल दे बेटा, तू सबके बदले तू ही बोल दे। मैम सबके बदले ही बोल रहा हूँ। तो सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनको भी तो बोलने दो। मैम इन्होंने सबसे पूछ लिया ना, समझ में आ गया या नहीं, फिर सबका एक साथ बता रहे हैं। यस मैम। अच्छा, इसने पूछ लिया सबको? यस मैम, अब क्लास ओवर कर दो। यस ओवर कर दो? यस मैम, अब तो ओवर होने वाली है ना, यस मैम। अरे मैम, हमारा कर दो, बीच कर में दो। 10 मिनट्स का वो हो गया था ना इधर उधर, तो हम करते हैं थोड़ा 10 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। मैम मैम डिनर हमारी करना है, डिनर दूसरी डिनर। क्लास भी है मैम, बीच में जो 15 मिनट्स मिलते हैं उसमें डिनर भी करना होता है। यस अभी उसके मैम, बाद फिर दूसरी क्लास भी है। यस मैम। यस मैम, 8 बजे, 8 बजे। तो हम टेंशन और वेट तक करते हैं, फिर ओवर कर देंगे, ठीक है। फिर मैम आपने ये बहुत टाइम लग जाएगा। अरे नहीं लगेगा, चिल करो यार, इतना क्या हाइपर हो रहे हो। अब देखो मैम चिल नॉर्मल तो नहीं कर फोर्स है, पाते। बातें नहीं करनी। अब ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, मैंने बताया नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना, 90 डिग्री, सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। मैम स्क्रीन इसका हो गई। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगी। सबके लिए स्टक हो गई क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, लास्ट स्लाइड दिखी आपको? यस मैम। अब दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। केमिस्ट्री वाली मैम ना 10 मिनट जल्दी ज्वाइन करवाती हैं, फिर टाइम नहीं मिलता बीच में। कोई बात नहीं, ये तो अब देखो करके ही जाना पड़ेगा, ये तो आपको करके ही जाना मैम पड़ेगा। 10 ये वाली मिनट का गैप होता है दोनों क्लासेस में, उस बीच में हम डिनर भी करते हैं। ओके ओके, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार, देन आई लीव, ओके। सो दिस इज ग्राउंड एंड 2 बॉक्सेस आर देयर, 3 kg एंड 4 kg। अब मुझे इन पे नॉर्मल फोर्सेस देखने हैं कि नॉर्मल किस पे कितना लग रहा है, ठीक है। तो हम सेपरेटली 3 kg, क्या हुआ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? मैम वाइट स्क्रीन आ रही है अभी मैम वो ले लो, रेड कलर, रेड कलर। अच्छा, अब दिख रहा है? नो मैम। स्क्रीन स्टक हो गई क्या फिर से? यस मैम।
अभी आई, दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है ना? ठीक है। सो 3 kg एंड 4 kg बॉक्सेस आर देयर। मुझे इन पे अलग अलग सेपरेटली नॉर्मल फोर्सेस दिखाने हैं। तो 3 kg के लिए, 4 kg के लिए, सबसे पहले आप 4 kg लो। 4 kg को मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। 4 kg पे जो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड अपवर्ड लगाएगा फोर्स, दैट इज नॉर्मल। और अर्थ की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है? इस पर एक फोर्स अर्थ भी लगाएगी और ये ग्राउंड भी लगा रहा है। तो ग्राउंड लगा रहा है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो अर्थ लगा रहा है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन इज एन, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एन डैश। अब 3 kg की बात करते हैं। 3 kg पे कितना फोर्स लगेगा? 3 kg पे ये वाला फोर्स लगाएगा ओनली 4 kg। ग्राउंड नहीं लगा रहा ना अब इस पे नॉर्मल फोर्स, मतलब ये टच में किसके है? जो ऑब्जेक्ट जिसके टच में होगा वही उस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो दिस 3 kg इन टच विद द 4 kg, और 4 kg कितना फोर्स लगाएगा? अब इस पे क्या ये एक और नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन ऑन द 3 kg एंड लेट इट इज एन डबल डैश। सो normal force on 3 kg is n double dash and normal force on 4 kg is n, and this n dash is what? This is called mg। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और mg कितना हो जाएगा यहाँ पर दोनों के लिए? अब mg तो दोनों का ही लगेगा ना, अर्थ तो दोनों को एक दूसरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसका m कितना हो गया? 3 + 4g, सो दैट विल बी 7g। ठीक है, ये हो गया। अगर बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं तो उस पे कैसे नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब ये 2 बॉक्सेस का था, हम 3 बॉक्सेस का भी करेंगे और इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही ओवर करते हूँ, शुरू करते हैं कल की क्लास में। कल तो वैसे कोई क्लास नहीं है ना, परसों है हमारी क्लास। यस मैम। ठीक है, अटेंडेंस होगी क्या? अटेंडेंस आई डोंट नो हाउ टू टेक अटेंडेंस इन दिस क्लास ऑनलाइन। मैम वो लग जाती है। लग जाती है? यस मैम, ट्रैक तो हो जाती है। ठीक है, फिर क्या टेंशन है। बट हाँ, ऐसे नहीं है कि तुम लोग आके म्यूट करके और कुछ भी कर रहे हो। अगर आ रहे हो तो पढ़ लो, ठीक है? यस मैम। क्योंकि मेरे को बहुत ही सेलेक्टिव बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो मैं समझ गई हूँ कि कौन कौन बच्चे एक्टिव हैं। बाकी दिख मेरे को यहाँ पे 21 बच्चे रहे हैं, लेकिन बोल सिर्फ 4 या 5 बच्चे रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे हैं। तो दैट इज रॉन्ग। यस मैम। हम शाहिद सर की क्लास में भी नहीं बोलते। नहीं बोलते? Yes, ma'am. ये बैक बेंचर है क्या? मैम माइक खराब है। मैम दक्ष का यहाँ माइक पर भी खराब है, बैक चेतना का माइक खराब है। कमेंट सेक्शन में बच्चे बताते रहते हैं बट आप मैसेज नहीं रीड करते। अच्छा Yes, बेटा, ma'am. मैसेज मैं वहां पे स्क्रीन चेंज कर देती हूँ ना, तो मुझे मैसेज ऐसे दिखते नहीं है, बट मैं देखूंगी। ठीक है, ओके मैम। चलो Yes, फिर आज ma'am. पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। बाय बाय मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बाय। गुड अगर नाइट किसी मैम। को कुछ भी समझ नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको। ओके मैम मैम। मैं कॉल कर लूंगा। हाँ बेटा, तू तो कॉल ही करेगा। ठीक है चल मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। शुभ रात्रि मैम।